नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर, जहां हम हॉट टॉपिक लेके आते हैं। और आज का हॉट टॉपिक है हमारा एनपीसीआई। हाल ही में हमने ट्विटर पे देखा था कि एनपीसीआई ने हम सब के लिए मैसेज शो किया था फ्रॉड के, डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड। और हम सबको चेतावनी दिया था कि आजकल तो नए तरीके से डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि लोग तो ओटीपी वाले जानते थे या फिर जैसे लिंक वाले जानते थे, लेकिन आजकल कॉल मर्ज करके फ्रॉड किया जा रहा है कि कॉल को मर्ज करके, जैसे आपका कॉल का कॉन्फ्रेंस करके फ्रॉड किया जा रहा है। तो इसीलिए हम सबको मैसेज मिला है कि ना किसी के अनजाने कॉल को ना हमें उठानी है, और ना हमें स्कैम अलर्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे एंड्रॉयड में, आप स्कैम वाली फंक्शन लगा सकते हैं। एंड्रॉयड में, हर एंड्रॉयड फ़ोन में रहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अगर हम परीक्षा के माध्यम से देखेंगे तो एनपीसीआई क्या है और इसके फीचर क्या है। तो एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। अब एनपीसीआई है क्या? एनपीसीआई जो है वो एक कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। कैसी कंपनी है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होती है? इसका उद्देश्य होता है कि लाभ, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना है। ये क्या करती हैं? ये समाज के लिए, समाज के हित के लिए काम करती है। ऐसी कंपनियां, जो भी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट रहेगा वो समाज के हित के लिए काम करेगा, ना कि वो लाभ के लिए काम करेगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिश्ड कब हुई थी? ये जो स्टैब्लिश्ड हुई थी 2008 में। और इसे किसने स्टैब्लिश किया था? इसे आरबीआई एंड एक आईबीए करके संस्था है, वो दोनों ने इसे मिलके स्टैब्लिश किया था। आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, और आरबीए जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, हमारे भारत का एक सेंट्रल बैंक है, जो सभी बैंकों को, जितने भी बैंक है सब इसी के अंदर रहते हैं। आईबीए जो है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, सभी बैंक का एसोसिएशन, मतलब जितने भी प्रमुख बैंक हैं वो सब मिल के, वो सारे बैंक का जो मिल के जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम लोग इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन बैंक हमारे मेंबर है। मेंबर, इसके अंदर कौन से बैंक मेंबर हैं और किनका ज़्यादा प्रॉफिट शेयर है, ये सब सारे बताइएगा। ठीक है, तो ये है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको भी पढ़ने में मन लगे। कुछ टास्क हम भी अपने तरफ से दें, अपने तरीके से भी दें। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि एनपीसीआई है क्या। एनपीसीआई जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और ये स्टेब्लिश हुआ था 2008 में। और किसने किया था इसे स्टेब्लिश? आरबीआई एंड आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपके बहुत सारे बड़े बड़े बैंकों ने अपने ग्रुप बनाया है, उसे हम लोग इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसका जो फीचर है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, आरबीआई का बनाने का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका जो है वो हमारे डिजिटल पेमेंट का विकास करना और उसको अच्छे से रन हो, ये देखरेख करना, इसका मेन काम यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग
इसका एनपीसीआई का फीचर देख लेते हैं कि एनपीसीआई का फीचर क्या है। तो मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ इसे। फीचर्स ऑफ एनपीसीआई, फीचर्स ऑफ एनपीसीआई। सबसे पहला फीचर्स जो है वो है मेरा यूपीआई। एनपीसीआई क्या प्रोवाइड करती है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरा क्या है आपका? रुपे कार्ड। अच्छा, पहले तो ये जान लें कि यूपीआई होता क्या है। यूपीआई जो होता है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उस किसके माध्यम से, आजकल हम लोग ज़्यादातर फेमस यही है, यूपीआई के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं जानते हैं, लेकिन मोबाइल में यूपीआई चलाने जरूर जानते हैं। तो इन्हें हमें खास तौर से ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपीआई जो होता है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरा है रुपे कार्ड। आरबीआई की तरफ से एक रुपे कार्ड भी एकमात्र भारत का कार्ड है। भारत अपना, भारत का जैसे बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर क्या है, भारत का यही है आत्मनिर्भर, अपना कार्ड, अपना कार्ड। तो ये कार्ड क्या करती है? क्रेडिट कार्ड भी रहते हैं और डेबिट कार्ड भी होता है। डेबिट कार्ड मतलब जिससे हम लोग अपने बैंक अकाउंट के जो पैसे निकालते हैं उसे हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड किसे बोलते हैं? जो लोन वाले जो कार्ड होते हैं ना उसे हम लोग क्रेडिट कार्ड, जैसे जब बाजाज फिनसर्व कार्ड, इस टाइप का जो कार्ड होते हैं उसे क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। तो रुपे कार्ड दोनों फीचर प्रोवाइड करती है, डेबिट और इसे ये सब कौन दिया है, ये सब बनाया कौन है? सब ये है रुपे कार्ड, ये सब एनपीसीआई ने बनाया है। किसने बनाया है? एनपीसीआई ने। तीसरा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएमपीएस। क्या है? आईएमपीएस, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो होता है 24/7 फंड ट्रांसफर करने का अनुमति देता है। कहाँ फंड ट्रांसफर करना है? डायरेक्ट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप मान लो एसबीआई के खाता धारक हो, आप किसी एचडीएफसी वालों को पैसे भेजने चाहते हो तो आईएमपीएस के मदद से आप भेज सकते हो। ठीक है। और तरीके क्या है इसका फीचर? एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या होता है जी? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आजकल हम लोग अपने अंगूठे से जो पैसा निकालते हैं उसे हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारे आधार कार्ड में जो पेमेंट किसी सरकारी संस्था से पेमेंट आती है हमारे आधार कार्ड के जरिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्या है? बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। मतलब किसी भी तरह का बिल, जैसे कि आप मोबाइल बिल, पोस्टपेड प्रीपेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड बिल, ये सारा बिल आप बीबीपीएस के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो उसे हम लोग भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है आपका एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? फास्टैग वगैरह जो होता है ना, फास्टैग किसे बोलते हैं हम लोग? फास्टैग जो टोल प्लाजा में जो क्यूआर कोड टाइप का ही रहता है, वो स्कैनर वगैरह, ये उसमें कुछ जीपीएस लोकेशन टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है, चिप रहता है फास्टैग में। एक्चुअल बेसिकली वो चिप होता है और आपके गाड़ी में साटा हुआ रहता है
आप जैसे ही आप उसके नियरेस्ट में जाओगे तो अपने लोकेशन ट्रेस करके आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। फास्टैग का वॉलेट एक्चुअल में ये क्या होता है, वॉलेट होता है जो आप कहीं भी टोल प्लाजा में आप आपके आपकी गाड़ी है तो उसमें पेमेंट करने में वो बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट होता है। तो ये जो डिजिटल भुगतान से रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है सब एनपीसीआई, लगभग एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है। ये जितने भी फीचर हम लोग देख रहे हैं सारा किसे एनपीसीआई से आ रहे हैं। तो यूपीआई क्या है, डिजिटल भुगतान जो हम लोग करते हैं आम जनता में। रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है, एटीएम कार्ड वगैरह जो हम लोग पैसा निकालते हैं अपने खाते से जो निकालते हैं उसे डेबिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं लेकिन उसमें कुछ हमें क्रेडिट दिया जाता है, 1 लाख 2 लाख वो पैसा हम लोग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। आईएमपीएस किसको बोलेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को बोलेंगे, जो हम लोग जहाँ फंड ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। अब एक बैंक से दूसरे बैंक में कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो आपका बैंक है उसके दूसरे बैंक वाले, मतलब एसबीआई मेरा बैंक है तो दूसरे का एचडीएफसी है तो भी हम लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एईपीएस क्या हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अंगूठे से जो हम लोग पैसे निकालते हैं वो आधार या फिर हमारे आधार नंबर से जो पैसे आते हैं उन्हें हम लोग एईपीएस बोलते हैं। बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो भी बिल से रिलेटेड कुछ भी हम लोग पेमेंट करेंगे वो बीबीपीएस। एनईटीसी क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ पे, हाँ तो क्या है, भारत भारत में डिजिटल फ्रॉड की स्थिति और चुनौतियां जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए भारत ने क्या क्या स्टेप लिया है और हमारे डाटा क्या बोलती है कि हमारे डाटा क्या बोलती है कि आरबीआई के अनुसार से, रिपोर्ट के अनुसार से 2023 में 2023 और 24 के दशक में 13,000 प्लस करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड दर्ज किया गया है। अब जरा मान के सोचो 13,000 करोड़ इतना रजिस्टर्ड हुआ है इसके रिपोर्ट में, और बहुत ऐसा ऐसा है कि अनरजिस्टर्ड है, जो लोग कंप्लेन नहीं करने जानते हैं उसके ऐसे कितने लोग होंगे। तो ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा ना कि 13,000 तो जो जागरूक है उनसे पैसे उड़ गए, और जो जागरूक नहीं है उनके अकाउंट से पैसे वो तो कंप्लेन भी नहीं कर पाते बेचारे सब, तो उनके कितने करोड़ रुपए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में 80% से अधिक साइबर अपराध फिशिंग, स्कैम कॉल, क्यूआर कोड स्कैम और केवाईसी फ्रॉड के माध्यम से स्कैम जो होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको आपके पास फोन आएगा और आपको बोला बोला जाएगा कि सर आपके अकाउंट से क्या बोलते हैं, आपके अकाउंट में एटीएम कार्ड लिंक नहीं है, या फिर आपके केवाईसी खत्म हो गया है, केवाईसी का टाइम। ये सब तरह का अनऑथराइज्ड पर्सन आपको फोन करेंगे, तो ये सब सारे फ्रॉड होते हैं और वो आपको बोलेंगे कि सर केवाईसी करवा लीजिए और आपको तेल के खर्चे बचेंगे, आप बैंक आने से बचेंगे, आप ऑनलाइन माध्यम से ही केवाईसी करा लीजिए, आप अपना थोड़ा एटीएम कार्ड बता दीजिए, एटीएम कार्ड में ओटीपी जाएगा। इस अनुसार से जो पैसे लूटे जाते हैं, जो फ्रॉड किए जाते हैं, केवाईसी फ्रॉड होता है। क्यूआर कोड स्कैम उसे बोलते हैं कि आपको वहाँ पे कुछ मैसेज लिखा हुआ रहेगा, आपको मैसेज में क्यूआर कोड डाल देगा और मैसेज में बहुत अच्छा सुंदर सुंदर वर्ड से कुछ भी ऐसा मैसेज लिखा हुआ रहेगा, आपको क्यूआर कोड ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा, आपका पेमेंट आप गलती से पेमेंट पिन दबा दोगे तो पेमेंट हो जाएगा। फिशिंग। अच्छा, 2022 में जो है यूपीआई जो फ्रॉड हुआ था 95,000 प्लस मामला दर्ज किया गया। आप बड़ा सोच के देखो कि अच्छा कोई चीज अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी बहुत होता है। ये सब चीज है हम सबको सोच और विचार करना चाहिए, और हम सबको हमारे आरबीआई ने जो संदेश दिया बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आप सभी किसी को अपनी अपने डेटा को बचा के रखना है। सिंपल सी बात है, अपने डेटा को अच्छे तरीके से बचा के रखना है। ठीक है, डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय लगाए हैं। जो डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय लगाए, तो पहला आप कानून के जरिए से सरकार ने उपाय लगाया है। जैसे कि लेजिस्लेटिव मेजर क्या है कि पहला जो था आईटी एक्ट 2000 आया था, वो कब आया था, 2008 में इसे संशोधित किया गया था, मतलब अमेंड किया गया था। और ये पहला भारत का पहला साइबर लॉ है। कैसा लॉ है, भारत का पहला साइबर लॉ है। ठीक है, और ये हमारा आईटी एक्ट के जरिए कोई भी कानून साइबर से रिलेटेड हमारा आईटी एक्ट से ही बनता है। ये जो बिल है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ये प्रस्तावित किया गया था।
ठीक है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन स्कीम, तो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए ये वाला स्कीम चालू हुआ था, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, कोई भी संस्था भी, कोई बहुत सारे संस्थाएं जो हैं, वो संस्था के जरिए भी फ्रॉड को रोकने के लिए तरकीब अपनाया गया है। जैसे कि एक संस्था है, एजेंसी है, ये क्या है, एजेंसी, सर्ट इन एक एजेंसी है, एजेंसी है जो क्या करता है, साइबर सुरक्षा की निगरानी करता है और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी है उसका देखरेख करता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है सर्ट इन का, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। साइबर स्वच्छता केंद्र खुला है, मतलब लोगों को जागरूकता कराया जा रहा है, बहुत तरीके से जागरूकता कराया, जैसे कि ऐड वगैरह में, टीवी में ऐड, यूट्यूब में ऐड वगैरह में आपको जागरूकता किया जा रहा है कि आप यूपीआई फ्रॉड से या फिर डिजिटल फ्रॉड से बचें, सावधान रहें। ये साइबर स्वच्छता केंद्र इसे बोला गया है। डिजी शक्ति अभियान, ग्रामीणों में डिजिटलिटी साक्षरता बढ़ाने के लिए बहुत सारा कोर्सेज सरकार ने बहुत तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद कर रही है। आरबीआई के दिशा निर्देश, सभी बैंकों को मजबूत साइबर सुरक्षा नीति लागू करने के निर्देश, ये सब है जो, ये सब तरीका है जो इंस्टीट्यूशनल ने ले रखा है मेजर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि आपका क्या एनपीसीआई साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंडिया मिशन का संबंध क्या है। तो पहला संबंध ये है कि डिजिटल इंडिया मिशन एक प्रमुख उद्देश्य है कैशलेस इकोनॉमी। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हुआ कि हमें, मेरा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि हमारे जो जो भी काम है वो कैशलेस करना है। क्या करना है, कैश, मतलब कैश पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अच्छा, एनपीसीआई इस मिशन को सफल बनाने के लिए, अब ये डिजिटल इंडिया का जो भी है, डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए एनपीसीआई ने क्या किया, यूपीआई लॉन्च किया, रुपे को लॉन्च किया, आईएम आधार, एईपीएस, बहुत सारा अभी हमने बताया, और अन्य डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही साइबर सुरक्षा को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है। जैसे कि सर्ट इन आया, बहुत सारा आईटी एक्ट लागू, बहुत सारा कानून बना, तो ये सब संबंध है। ठीक है, तो आज का जो है हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि एनपीसीआई के बारे में समझाना, और हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनपीसीआई के बारे में समझाया है। तो जिस अनुसार से हमने समझाया है उसके रिलेटेड एमसीक्यू है, तो थोड़ा एमसीक्यू हम लोग कर लें। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1999, 2005, 2008, 2012। तो बहुत ही इजी सवाल है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2008 में है। कब हुई थी ये ये डाटा वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी, एनटीपीसी, है ना, ग्रुप डी, बैंकिंग, ये सब में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कब स्थापना हुआ था, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये सब डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें और आप क्वेश्चन को नोट भी कर लें अच्छे से। एनपीसीआई किसके नियंत्रण में कार्य करता है, हमने बताया कि एनपीसीआई को बनाने वाला जो है आरबीआई और आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ने मिलकर ही बनाया। अभी बताया कि आईबीए क्या होता है, आपको बताना है कि आईबीए के मेंबर कौन कौन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ ऑप्शन एक भी सेबी है, सेबी का काम क्या है, नीति आयोग का काम क्या है, वित्त मंत्रालय का काम क्या है, ये सभी आप लोग ऑप्शन में मुझे बताइएगा। चलो मैं सेबी बता देता हूँ। सेबी क्या होता है जी, जो भी, जैसे आरबीआई होता है सेम सिमिलर काम सेबी का भी होता है। आरबीआई जो होता है बैंक का देख रेख करता है, और सेबी जो होता है वो आपका शेयर मार्केट में ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये बैंक अकाउंट का देख रेख करता है, ये डीमेट अकाउंट देख रेख करता है। यानी कि शेयर, जहां पे हम लोग शेयर रखते हैं उस अकाउंट को देख रेख कौन करता है, सेबी करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एनपीसीआई द्वारा संचालित डिजिटल भुगतान प्रणाली नहीं है। अभी हमने बताया कि यूपीआई तो है उसका, आरबी रुपए भी है और आईएमपीएस भी है, लेकिन वीजा नहीं है, वीजा बाहर के है ना, वीजा जो होता है वो बाहर का है। तो ये तीनों है, तो कौन नहीं है, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी।
चलिए, एनपीसीआई द्वारा शुरू किए गए यूपीआई लाइट का उद्देश्य क्या है? अभी देखो, थोड़ा जान लो कॉन्सेप्ट। यूपीआई लाइट किसको बोलते हैं? यूपीआई लाइट जो होता है, लाइट मतलब होता है हल्का, मतलब जो छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं अप टू 2000 मान के चलो। जो छोटे ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो हमको सब्जी लेने जाना है, तो बार बार मैं स्कैनर करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, तो मुझे क्या होता है, उस जगह पे हमारे टाइम जाते हैं। या फिर मैं किसी दुकान में गया साबुन लेने, या अन्य का मतलब जो जरूरतमंद काम है, जो डेली नेसेसरी काम, उसके उस काम को देखते हुए हम सबको क्या होता है ना, टाइम का इम्पोर्टेंट है। तो उस जगह पे हमें स्कैन करो या फिर नंबर डालो, पिन डालो, फिर जाके पेमेंट होगा। तो उसके लिए यूपीआई लाइट एक वॉलेट आया है, जो हर यूपीआई ऐप में है, जैसे कि फोन पे, रुपे कार्ड, सॉरी फोन पे, गूगल पे, ये सब जितने भी यूपीआई पेमेंट वाले हैं, सब में यूपीआई लाइट का ऑप्शन है। तो लगभग सभी में है। और यूपीआई लाइट का काम क्या है कि उसमें पहले से कुछ पैसे आप स्टोर कर लो, 500, 1000, 2000, 4 लगभग। तो आप उससे क्या करोगे, जिसको पेमेंट भेजनी है स्कैन करो, ओके दबाओ, पेमेंट ऑटोमेटिक चला जाएगा बिना पिन का। तो यूपीआई लाइट का ये उद्देश्य है कि छोटे ट्रांजैक्शन को तेज और आसान बनाना। क्या है उद्देश्य? छोटे, लाइट मतलब होता है छोटा, सीधा सीधे ऐसे समझो, हल्का चीज। चलिए नेक्स्ट है, डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया था? तो अभी हमने बताया कि आईटी एक्ट 2000, ये सब नहीं किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पे उतरते हैं। सर्टीन क्या है? अभी बताया हमने। मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल पेमेंट को रेगुलेट करना, साइबर सुरक्षा खतरों को निगरानी या रोकथाम, या फिर बैंकिंग सेक्टर का नियंत्रण करना, या डेटा गोपनीयता के लिए नीति बनाना। तो ये जो है साइबर सुरक्षा खतरों को निगरानी या रोकथाम करता है, उसको हम लोग सर्ट इन। ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है। क्या है? इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है। चलिए फिशिंग, चलिए फिशिंग क्या है? चलो मैं थोड़ा बता दूं आपको। फिशिंग, 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 स्मिशिंग, और एक क्या, क्यूआर कोड स्कैम, केवाईसी फ्रॉड, ये सभी स्कैम है। क्या है? स्कैम है। इतने तरीके से स्कैम किया जाता है। फिशिंग किसको बोलते हैं? कि आपको फेक मेल, फेक मेल में लिंक भेज, फेक मेल या फेक वेबसाइट, फेक मेल, मेल के जरिए आपसे पैसा ठगा जाए, उसे हम लोग फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग किसे बोलते हैं? वॉइस, मतलब कॉल के जरिए ओटीपी वगैरह मांगा जाए, उसे हम लोग, तो ये कॉल के जरिए होता है। कॉल मतलब वॉइस, भी से मतलब वॉइस, मुंह से बोल रहे हैं, तो कॉल के जरिए ओटीपी अगर आप शेयर करते हैं तो उसे हम लोग फिशिंग बोलते हैं। स्मिशिंग किसको बोलते हैं? एसएमएस के जरिए जो लिंक वगैरह आता है, एसएमएस लिंक फ्रॉड, ये मान के चलो। क्यूआर कोड स्कैम, सभी भली बात ही जानते हैं कि जो क्यूआर कोड होता है उस पर स्कैम जो होता है वो हम लोग क्यूआर कोड। केवाईसी फ्रॉड स्कैम हमने बताया कि बैंकों के द्वारा अनऑथराइज पर्सन फोन करते हैं आपको और बोलते हैं कि केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, इस तरह का। तो फिशिंग क्या है जी? फिशिंग क्या है अभी बताएं? बैंक डिटेल चोरी करना, नकली वेबसाइट और ईमेल भेजना, यही ना है? नकली वेबसाइट बना के आपसे ठगा ठगी करना। चलिए नेक्स्ट, क्यूआर कोड स्कैम का मुख्य रूप किस तरह का धोखाधड़ी होता है? क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अकाउंट से पैसे कट जाना, अकाउंट नंबर गलत हो जाना, एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाना, नकली लॉटरी जीतने का दावा किया जाना, ये सब कुछ नहीं है। ये क्या है? क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अकाउंट से पैसे कट ही जाते हैं। आपने गलती कर दिया, भुगतान भर लो भैया। भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल साइबर स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट फ्रॉड का वेद नागरिक को मुफ्त इंटरनेट साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों को पहचानना और समाधान करना, या केवल सरकारी वेबसाइट से निगरानी? ये हमने बताया नहीं है, लेकिन इसका जो काम है साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों को पहचानना और समाधान प्रदान करना, इसका काम है। ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से सुरक्षा बढ़ाने
बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कौन सा फीचर लागू किया है? 2FA केवल पासवर्ड आधारित लॉगिन या बिना ओटीपी के लेन देन या बिना, अब देखो मान लो आप बिना ओटीपी के लेन देन करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, फीचर थोड़ी है, ये नुकसान है, ये सब कुछ नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2FA। चलिए तो 2FA क्या होता है थोड़ा वो भी जान लें हम लोग बेसिक से। 2FA जो होता है वो सेकेंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ये कब काम आता है जी? 2FA किसी को भी हमें पेमेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग यूपीआई ऐप को खोलेंगे। ऐप खोलते वक्त मुझे पासवर्ड मांगता है। क्या मांगता है जी? पासवर्ड मांगता है और फिंगरप्रिंट मांगता है। क्या मांगता है? पासवर्ड मांगता है और फिंगरप्रिंट मांगता है। सबसे पहला स्टेप मेरा यही होता है, तब जाके मैं उस ऐप में घुसता हूँ। और जिसे पेमेंट करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पिन यूज करते हैं। तो ये दो स्टेप जो है वो मेरा क्या है? सेकेंड, मतलब फर्स्ट फैक्टर ये हो गया, सेकेंड फैक्टर पिन हो गया। इसीलिए जितने स्टेप लगे मुझे पेमेंट करने में उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। इसीलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुरक्षा बढ़ाने के लिए फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मान लो, कहने का मतलब, अगर कोई है आपके घर में जो आपका पिन जान रहा है, यूपीआई पिन, मोबाइल नंबर, जनरली बहुत कोई वही रख देते हैं, और अगर ये फर्स्ट फैक्टर ना हो तो क्या होगा? आपका फोन पे पटाख से वो खोल लेगा, पेमेंट कर देगा। तो यही उसे मालूम नहीं रहेगा तो क्या ये वो यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जरूरी है। तो आप लोग हमें बताइएगा एटीएम कार्ड में कितने फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं कार्ड में। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस डिजी शक्ति अभियान का शुरू किया था? अभियान शुरू की थी किस वर्ष? किस वर्ष की थी? 2016, 19, 21, 23। तो ये जो है आपका 2023 में शुरू किया था। डिजी शक्ति अभियान जो है वो 2023 में किया था। यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए एनपीसीआई ने कौन सा नया फीचर जोड़ा है? डिवाइस बाइंडिंग, केवल पासवर्ड, एसएमएस ओटीपी, पेमेंट के लिए आधार कार्ड जरूरी। तो सबसे पहला और ये क्या किया था? डिवाइस बाइंडिंग का फीचर को जोड़ा है सुरक्षित करने के लिए। एनपीसीआई जो सुरक्षित करने के लिए क्या किया है? डिवाइस बाइंडिंग। अब डिवाइस बाइंडिंग क्या होता है जी? थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि डिवाइस बाइंडिंग होता क्या है। डिवाइस बाइंडिंग ये होता है कि मान लो कि अभी मेरा मोबाइल खराब हो गया, ठीक है? तो मेरे मोबाइल जब खराब हो गया तो मेरे जितना भी एप्लीकेशन वगैरह है, फोन पे वगैरह, सबके सब बंद हो जाएंगे। तो हमें कहीं तो बाइंड करना पड़ेगा ना। तो अपना क्या करना है मुझे? अपना सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में जैसे मैं डालूंगा और यूपीआई ऐप के जरिए मैं उसे खोलूंगा, तो सबसे पहले वो मोबाइल में क्या करता है? वो मोबाइल को वेरीफाई करता है एसएमएस के जरिए कि आपने सही मोबाइल डाला है या नहीं डाला है। वो आपके मोबाइल से वो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा और वहाँ से फिर एक ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक वो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। पहला काम। दूसरा फिर वही काम होता है कि कोई भी ऐप में घुसो, फिंगरप्रिंट वगैरह लग जाएगा आपका। दूसरा पिन, तीसरा पिन है। तो ये जो डिवाइस, इसको हम क्या कहें कि अब मेरा फोन बाइंडिंग क्यों बोले? कि अब मेरा नंबर से कोई दूसरा कोई अगर चलाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं सकेगा, उसके लिए वो स्कैम हो जाएगा, मतलब वो कुल मिला के वो नहीं यूज कर पाएगा। तो उसी तरह मेरा डिवाइस एक से दूसरे में बाइंड हो गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिवाइस बाइंडिंग। और ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है? आप अगर दूसरा में रजिस्टर कर लिया, मान लो पहला मोबाइल गलती से कोई ठीक भुला गया और कोई ठीक कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ से भी कट सकता है ना। अगर आप दूसरी जगह रजिस्टर कर दिए हैं तो फिर पहला मोबाइल में दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने संस्था ना ओटीपी मांगेंगे ना भेजेंगे कोई लिंक अलर्ट? तो ये हमारा कौन किया था? एनपीसीआई ने किया था। बहुत इजी सवाल है, तो ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट, ये सवाल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनपीसीआई के अनुसार किस प्रकार के फ्रॉड्स अधिक डिजिटल पेमेंट से जुड़े होते हैं? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड, फेक जॉब ऑफर स्कैम। तो ये जो होता है, अभी हमने बताया पूरा फिशिंग के बारे में बताया। तो फिशिंग वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे सबसे अधिक फ्रॉड यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, डिजिटल फ्रॉड से रिपोर्टिंग के लिए सरकार ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था? कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था? तो 112, 1091, 1930, 1998।
तो ये 1930 किया था। कौन सा किया था? 1930। तो दोस्तों हमने एनपीसीआई के बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।